गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जो 1.1 है, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ का चर्चा किया गया है। जो हम सबसे आसानी और सरल भाषा में एलसीएम और एचसीएफ आपको सिखाने जा रहे हैं। चलिए हम जानते हैं एलसीएम क्या है। एलसीएम क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो इसका पूरा फुल फॉर्म है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त और इसका दूसरा नाम भी है जो सारगुणज कहते हैं। आप जान गए एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल और इसका हिंदी में नाम होता है लघुत्तम समापवर्त और इसका दूसरा नाम है सारगुणज और हिंदी में शॉर्ट में इसको लिखते हैं ल स। समझे। अब आप 7, 8 में पढ़े होंगे, 6 में पढ़े होंगे जो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम आपको बताए होंगे गुरुजी निकालने के लिए, जैसे 4, 6 और 8 का एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हम 2 से देंगे। और यहाँ पर आपको यह भी जानना अनिवार्य है कि भाग का नियम क्या है। कौन संख्या 2 से कटता है, कौन संख्या 3 से कटता है, कौन संख्या 4 से कटेगा, कौन संख्या 10 से कटेगा, कौन संख्या 7 से कटेगा, कौन संख्या 3 से कटेगा, यह आपको जानना जरूरी है। यदि आप लोग नहीं जान रहे हैं तो एक दिन हम वो भी लेकर आएंगे। इससे नेक्स्ट अगला वीडियो में हम विभाज्यता का नियम जरूर लेकर आएंगे। चलिए अब चलते हैं इसके बारे में। तो 2, 3, 4 फिर हम 2 से दिए तो 1, 2 और इसका 4, 6, 8 का एलसीएम जिसको लॉस बोलते हैं, कितना हो गया 2 × 2 × 3 × 2 मतलब 24, 24। उसी तरह इसका एक भी दूसरा नियम है जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी जिसको आप भाग विधि भी बोल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हम निकालते, जैसे 4 था तो 4 का हम गुणनखंड तोड़ लेते, 6 था तो 6 का गुणनखंड हम तोड़ लेते, उसके बाद 8 था तो 8 गुणनखंड हम तोड़ लेते और जो तीनों में है उसको पहले हम लेते हैं। तो 2, 2, 2 तो 2 ले लिए, उसके बाद इन दोनों में जो है 100 ले लिए, उसके बाद जो रेस्ट बच गया उसको हम लिख देते हैं, उसको गुना करके लिख देते हैं। जो होता है वही उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि एलसीएम। उसके बाद हम चलते हैं एचसीएफ क्या है। एचसीएफ इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं सौ और इसका पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एस हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर और इसका हिंदी में नाम है महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त तक और इसका दूसरा नाम भी है सारगुणनखंड। दूसरा नाम है सारगुणनखंड। तो मोसो एचसीएफ 2 विधि से हम निकाल सकते हैं। इसका भी एक अभाज्य गुणनखंड विधि है और भाग विधि भी है। भाग विधि से पहले हम देख लेते हैं जो बच्चे माप निकालते हैं, जैसे 2, 4 और 2, 4 ऐसे निकालना है तो पहले क्या करते थे, 4 में करते थे, कितना हुआ 2 हुआ,
इसका 2 क्या हो गया, HCF कितना हो गया, 2 हो गया। और गुणनखंड विधि से कैसे, आवाज़ गुणनखंड विधि से हम कैसे निकालते हैं, 2 का 2 हो गया, 4 का 2 × 2 हो गया, 2 × 2 हो गया, तो जो दोनों में है वो इसका HCF होता है। कहने का मतलब ये हो गया, सार गुणनखंड विधि से यदि हम गुणनखंड निकालते हैं, चलिए अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे हमको 8, 16 और 24 का HCF निकालना है, HCF निकालना है, तो सबसे पहले इसको हम गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। तो गुणनखंड के रूप में ऐसे तोड़ दिए, इसको तोड़ दिए, तोड़ दिए। अब हम देखेंगे जो तीनों में है वो हम लेंगे। तो जो तीनों में पहला 2 है, फिर ये 2 है, फिर ये 2 है, और इसको हम गुना करके लिख देंगे 8। तो 8, 16 और 24 का HCF कितना हुआ, 8 हुआ। चलिए इसी तरह हम और HCF और LCM निकालते हैं। इसके जानने के बाद हमको कुछ और जानना चाहिए। जैसे आपको हम पूछेंगे गुणज क्या है, गुणनखंड क्या है, तो आप यदि मालूम हो तो बता दीजिएगा, नहीं मालूम हो तो नहीं बता पाइएगा। चलिए आज हम बता देते हैं गुणज क्या है। गुणज जो इसका दूसरे नाम में सार गुणज, सार गुणनखंड जुटा हुआ है। यदि गुणज के बारे में आप नहीं जानते हैं तो सार गुणज भी नहीं समझ पाइएगा। यदि गुणनखंड के बारे में नहीं जानते हैं तो आप सार गुणनखंड नहीं समझ पाइएगा। तो चलिए हम गुणज के बारे में जानते हैं। गुणज को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल, मल्टीपल, और इसका दूसरा नाम है अपवर्त, अपवर्त। तो गुणज क्या है, मल्टीपल क्या है, इसको डिफिनेशन में हमको समझना है। तो ऐसे हम समझेंगे, जब एक संख्या को दूसरी संख्या से गुना किया जाता है तो गुणनफल के फलस्वरूप प्राप्त संख्या दोनों मूल संख्या का गुणज या फैक्टर अपवर्त कहलाती है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि थ्योरी से ज़्यादा हमको समझा हुआ चीज़ ज़्यादा याद रहता है। क्योंकि आपको कहीं इसके बारे में डिफिनेशन नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ समझने वाली बात है और समझना होगा। चलिए 8 का गुणज, जैसे बोल देगा 8 का 5 गुणज निकालिए, तो 8 का फर्स्ट गुणज क्या होगा, 8 × 1 8, 8 × 2 16, 8 × 3 24। मतलब जिस संख्या का गुणज निकालने के लिए आपको बोलेगा उस संख्या को हम किसी संख्या से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जो संख्या हमको प्राप्त होगा वही उस संख्या का क्या होगा, गुणज हो जाएगा। तो इसी तरह 8 का पहला गुणज 8 हुआ, 8 का दूसरा गुणज 16 हुआ, 8 का तीसरा गुणज 24 हुआ। और हमको एक बात यह भी ध्यान रखना है, किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या के बराबर या उस संख्या से बड़ा होता है। जैसे देखिए 8 का गुणज 8 है तो 8 के बराबर है, और 8 का तीसरा गुणज 24 है तो 8 से बड़ा है। और एक पॉइंट हमको यह भी याद रखना है, किसी भी संख्या का गुणज अनंत निकल सकता है, क्योंकि जिस संख्या का गुणज हमको निकालना रहता है उस संख्या को हम किसी संख्या से गुना करते जाते हैं बढ़ते क्रम में, तो उसका गुणनफल निकलता रहता है। आपका मन में जो संख्या आवे उससे गुना करते जाएं, उसका गुणनफल आएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, गुणज होगा। तो हम किसी संख्या को लगातार गुना करते जाएं, इसका अंत नहीं होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं किसी भी संख्या का गुणज अपरिमित मतलब अनंत होता है, मतलब आप निकालिए निकालते रहता है। और तीसरा यह पॉइंट, किसी संख्या स्वयं का एक गुणज होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपना गुणज होता है। चलिए हम जानते हैं अगला गुणनखंड क्या है। गुणनखंड किसको कहते हैं? गुणनखंड को इंग्लिश में हम कहते हैं फैक्टर।
फैक्टर, और इसका दूसरा नाम है अपवर्तक। अपवर्तक। गुणनखंड क्या है? गुणनखंड का मतलब सीधा आप समझ लीजिए, इसका थ्योरी पहले हम बता देते हैं। यदि हमको रटना रहता है या किसी को हमको परिभाषा के रूप में देना रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे? जब कोई दी गई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है, तब दी गई संख्या को दूसरी संख्या का गुणनखंड, फैक्टर या अपवर्त कहते हैं। चलिए, ये तो थ्योरिकल होगा, इसको एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं। जैसे 24 का गुणनखंड या अपवर्तक कौन कौन संख्या हो जाता है? इसका कहने का मतलब यह हुआ, गुणनखंड का मतलब यह हो गया कि जिस संख्या से 24 कट जाएगा वह संख्या 24 का गुणनखंड होगा। तो 24 का गुणनखंड होगा पहला, 24 का गुणनखंड होगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। मतलब 1 से भी 24 कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाता है। मतलब जिस संख्या का गुणनखंड निकालना रहता है वह संख्या जिस संख्या से कट जाता है, वो जिस संख्या से वह कटता है वह संख्या उसका क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है, अपवर्तक कहलाता है। उसी को हम इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। गुणनखंड के बारे में 1-2 पॉइंट हमको याद रखना है। एक सभी संख्या का गुणनखंड होता है। आपको हम पहले बता दिए कि गुणनखंड का मतलब हुआ जिस संख्या से वह संख्या कट जाती है तो वह उसका गुणनखंड होगा। तो 1 से तो सभी संख्या में भाग लग जाता है, 1 से तो सभी संख्या कट जाता है, इसीलिए एक सभी संख्या का गुणनखंड होगा। पॉइंट नंबर 2, प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। मतलब प्रत्येक संख्या खुद से कटती है, इसीलिए वह खुद का गुणनखंड होगा। और तीसरा पॉइंट हमको याद रखना है, किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। मतलब उस संख्या का गुणनखंड से उस संख्या में भाग देने से पूरा मतलब कट जाता है, शेष 0 आ जाता है। चौथा पॉइंट, किसी दी गई संख्या को प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होती है। आपने गुणज में आपको हम क्या बताए थे? गुणज में बताए थे जो वह संख्या खुद के बराबर या बड़ा होंगे, लेकिन गुणनखंड में किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उस संख्या के बराबर होंगे, उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे 24 का गुणनखंड 1 हुआ तो 24 से छोटा हो गया, 24 से गुणनखंड 24 हो गया, लास्ट गुणनखंड 1 हुआ तो इस 24 से 1 छोटा हुआ और 24 के बराबर होगा, इससे बड़ा तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। यही कह रहा है पॉइंट। अगला पॉइंट, किसी दी हुई संख्या गुणनखंड किसी संख्या सीमित होती है, अर्थात गुणनखंड एक निश्चित संख्या में होती है। आपने गुणज के बारे में पढ़े थे कि किसी भी संख्या का गुणज क्या होता है? अनंत होता है, लेकिन गुणनखंड सीमित होता है। किसी भी संख्या का गुणनखंड सीमित है। जैसे 24 का गुणनखंड सीमित है, 1 है, 2 है, 3 है, 24 तक है। 24 से आगे गुणनखंड नहीं होता है, इसका गुणनखंड सीमित हो गया। और कुछ पॉइंट भी हमको याद रखना है जो हम अभी बता रहे हैं, जो एलसीएम के लिए है। इस पॉइंट एल लॉस ऑफ के मतलब एलसीएम के लिए, लघुत्तम समापवर्त के लिए है। 3 पॉइंट है जो हमको याद रखना है। किसी भी संख्या का लघुत्तम समावर्त सभी संख्या से बड़ा होता है। किसी संख्या का यदि हम लघुत्तम एलसीएम निकालेंगे तो जिस संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे उस सभी संख्या से उसका एलसीएम उस बड़ा होगा। और दूसरा पॉइंट, 200 अभाज्य संख्या का लघुत्तम समावर्त उसका गुणनफल होता है। 200 अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है? जो संख्या खुद और 1 से कटे और दूसरा किसी संख्या से नहीं कटते, उसका
एलसीएम क्या होगा, उस संख्या को गुना कर देंगे। जैसे 7 और 5 क्या है, सहअभाज्य संख्या। इसका हमको बोल देता है गुरु जी एलसीएम निकाल देते, गुरु जी बताते थे बाबू दोनों को गुना कर दो, इसका यही एलसीएम निकल गया। तो सेकेंड पॉइंट यही कहता है दो सहअभाज्य संख्या का लघुत्तम समापवर्त उनका गुणन होता है। तीसरा पॉइंट, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज है तो दोनों संख्या में से बड़ी संख्या उसका लघुत्तम समापवर्त हुआ। देखो जैसे 4 और 8 है, तो यह 8 जो है 4 का गुणज है। गुणज हम क्या बताए थे, गुणज बताए थे किसी संख्या को किसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है। तो 4 को हम 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा, तो इसका यह गुणनफल होगा। यदि गुणज हुआ तो किसी संख्या का गुणज दोनों संख्या क्या होता है, एलसीएम होता है। चलिए और कुछ हमको मौसा का फार्मूला हमको मतलब महत्तम समावर्तक का फार्मूला के या कुछ सूत्र है उसको हम याद रखना है। कैसे हम याद रखते हैं, जैसे किसी संख्या का गुणनफल बराबर संख्याओं का गुणनफल बराबर गुणनफल क्या होता है, लसक और मौसा का गुणनफल। मौसा का गुणनफल दो संख्या का गुणनफल, जैसे पहला संख्या क्या है a, दूसरा संख्या क्या है b, दोनों संख्या का गुणनफल a और b का जो एलसीएम होगा और a और b का जो मौसा होगा दोनों के गुणनफल के बराबर होंगे। पहला और इस अगला फार्मूला, दो संख्या a और b का एलसीएम 1 है तो वह संख्या सहअभाज्य संख्या होंगे। दो संख्या का मौसा यदि 1 हो तो वह दोनों संख्या आपस में क्या होंगे, सहअभाज्य संख्या होंगे। चलिए हम कुछ और फार्मूला जान लेते हैं। अब बच्चा ये बताओ 5/3 2/3 का एलसीएम क्या होगा और 4/2 और 5/3 का एचसीएफ क्या होगा। तो ये तो आप कभी नहीं देखे थे। चलिए इसका भी फॉर्मूला सूत्र होता है, क्या होता है, भिन्नों का लसाअ बराबर क्या होगा, भिन्नों का लसाअ बराबर क्या होगा, अंशों का लसाअ बट्टा हरों का मौसा। पहले हम फॉर्मूला ही आपको हम लिख देते हैं, भिन्नों का मौसा बराबर अंशों का मौसा बटा हरों का लसाअ। आप हम यहाँ भी जानते हैं जिस तरह हम आपको बताए थे और क्वेश्चन दिए थे, तो 5/3 और 2/3 का लसाअ निकालिए और 4/2 और 5/3 का मौसा निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं P/Q के रूप में जो रहता है उसको क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। और ये जो लकीर है जो दोनों को बराबर भागों में बांटता है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। इसी को हम क्या कहते हैं, भिन्न। तो अंश और हर के रूप में जो है उसको क्या बोलते हैं, भिन्न कहते हैं। तो अब भिन्न का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, जैसे 5/3 है और 2/3 है, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो इसका फार्मूला हम देखे हैं, भिन्नों का लसाअ बराबर क्या हुआ, अंशों का लसाअ। तो अंश क्या हुआ, अंश हुआ 5 और 2 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद क्या कहता है, हरों का मौसा। उसके बाद क्या करें, हरों का मौसा। हर कितना है, 3 का
100। तो एलसीएम, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10, इसका मुँह से कितना होगा मतलब 10 बटा 1, इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया। उसी तरह 4/2 और 5/3 का एचसीएफ निकालना था। तो अंश को हम क्या करते हैं फार्मूला से, अंश को हम क्या करते हैं मुँह से निकालते हैं। तो अंश का मुँह से कितना होगा 1, और नीचे वाले को हरों को क्या करते हैं लॉ से निकालते हैं तो 6। तो 1/6 इसका क्या होगा आंसर। हमको यह याद रखना है, भिन्न दिया रहे और एलसीएम निकालने के लिए कहे तो जो निकालने के लिए कहे वह हम अंश को निकाल देंगे, और जो निकालने के लिए नहीं कहे वो हम हर को निकाल देंगे। जैसे 5/3 में और 2/3 में एलसीएम लॉसन निकालने के लिए कहता है, तो अंश को हम जो निकालने के लिए कहता है सो निकाल देंगे। 5 और 2 का एलसीएम निकाल देंगे, और एलसीएम और एचसीएफ 2 ही होता है। तो यदि एलसीएम हम निकाल दें तो एचसीएफ बच गया, तो एचसीएफ हम हर को निकाल दिए। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि जो निकालने के लिए कहे वह अंश को निकाल देंगे, और जो निकालने के लिए न कहे वह हर को हम निकाल देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।